एक सवाल ये भी है कि ये दिल्ली सरकार के बारे में कुछ साथियों ने पूछा है कि ये जो दिया जा रहा है उसके बारे में हम किस नजरिए से देखते हैं। हम सोचते हैं कि देखो, सरकार गरीबों के लिए इतना कुछ कर रही है, लोगों को इतना कुछ फायदा मिल रहा है। देखिए, ये गलत है। ये दे हैव ए राइट, वो सिटीजन्स हैं। कोई ऐसा नहीं कर रहा है कि भाई हाँ हमने बड़ा वो कर दिया, ये कर दिया। कभी कभी पॉलिटिकल लीडर्स भी ऐसे कहते हैं कि भाई हमने वो इतना दिया, हमने गांव में बिजली, बट दिस इज देयर राइट। यू सी, ये कोई किसी के ऊपर ऐसा नहीं कर रहा है। एक इंडिपेंडेंट कंट्री में हर सिटीजन को बिजली मिलनी चाहिए, हर सिटीजन को जो भी सर्विसेज हैं वो मिलनी चाहिए, एजुकेशन मिलना चाहिए, हेल्थ केयर वगैरह। सो दिस इज नॉट ए फेवर, दिस इज नॉट ए फेवर, दिस इज देयर राइट। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्सप्लिसिटली नहीं माना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप तो सब जानते हैं, पॉलिटिकल राइट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज फंडामेंटल राइट्स, लेकिन जो इकोनॉमिक राइट्स, जो अधिकार आर्थिक रूप में मिलना चाहिए, उसको हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में रख दिया ना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बाइंडिंग नहीं है सरकार के ऊपर, दो ओनली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। बाय द वे, कुछ जूरिस्ट कहते हैं, मैंने सुना है जस्टिस पीवी सावंत, जो कि अब नहीं रहे हमारे बीच में, ही डाइड, एक्चुअली से कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर ऑल्सो बाइंडिंग। लेकिन ज़्यादातर लोग इससे राज़ी नहीं होंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट बाइंडिंग। तो हमने इकोनॉमिक राइट्स को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डाल दिया, और पॉलिटिकल एंड अदर राइट्स, सिविल राइट्स, उसको हमने फंडामेंटल राइट्स में डाल दिया। लेकिन द इकोनॉमिक राइट्स आर नो लेस इम्पोर्टेंट। कोई भी सोसाइटी में कोई किसी के ऊपर ऐसा नहीं कर रहा है, जगह अगर लोगों को बिजली मिल रही है, अगर लोगों को मकान मिल रहा है वगैरह, तो कोई किसी के ऊपर ऐसा नहीं कर रहा है। ये उनका अधिकार है। ओके। और ये भी कहना कि भाई उनको अगर हम बिजली देंगे तो हमारे लिए तरक्की के लिए पैसे नहीं है। किसकी तरक्की, कौन सी तरक्की, कैसी तरक्की, ये तो पूछना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम तरक्की चाहते हैं तो क्या, अगर उनको हम अधिकार दें, उससे अगर पैसों की कमी पड़े फॉर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट वगैरह, तो हम टैक्सेस से ज़्यादा पैसे निकाल सकते हैं। बाय द वे, एक और गलत फहमी है कि हमारे यहाँ लोगों के ऊपर बहुत टैक्स का बर्डन है कि हमें बहुत टैक्स देना पड़ता है। नहीं, इवन अमेरिका, यूरोप में जहाँ वेलफेयर स्टेट ज़्यादातर था, अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है बिकॉज ऑफ द राइट वर्ड शिफ्ट। लेकिन यूरोप में जहाँ वेलफेयर स्टेट था, मिनिमम 35 to 40% of GDP was the share of tax revenue. आप अगर वेलफेयर स्टेट करना चाहते हैं, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्लिसिटली लिखा हुआ है, अगर आप वो करना चाहते हैं तो आपको टैक्स निकालना पड़ेगा। इवन अमेरिका, जो जहाँ की वो फिलॉसफी, अमेरिका में जिंदगी की फिलॉसफी अलग है कि भाई हम टैक्स नहीं देंगे वगैरह वगैरह। इवन देयर 25% ऑफ GDP गोज एज टैक्सेस टू गवर्नमेंट। हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 15%, स्टेट और सेंटर दोनों मिलाकर। तो इंडिया में टैक्स GDP रेशियो दुनिया के देशों में जो कम है, उसी में इंडिया गिना जाता है। तो हम अगर नहीं देंगे, हम अगर ज़्यादा टैक्स नहीं उठाएंगे, टैक्स GDP रेशियो, तो इसका मतलब ये है कि हम वेलफेयर स्टेट नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम करेंगे, इसका ये भी मतलब नहीं कि आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़े, मुझे ज़्यादा टैक्स देना पड़े, कॉमरेड महापात्र को ज़्यादा टैक्स देना पड़े। नहीं, टैक्स किसको देना पड़े वो डिसाइड करना चाहिए।
हमारे यहाँ वेल्थ टैक्स है नहीं। इनफैक्ट जो एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट है पिकेटी करके, जिन्होंने अभी किताब लिखी है, बहुत इन्फ्लुएंशियल किताब अबाउट इनइक्वालिटी, मैंने जो फिगर कोट किया वो पिकेटी का था, तो वो तो ताजुब हुए। वो हमारे यूनिवर्सिटी में आए थे, तो जब हमने कहा कि हमारे यहाँ वेल्थ टैक्स तकरीबन है ही नहीं, सरप्राइज्ड। कोई भी वेल्थ टैक्स नहीं होना, कोई भी इनहेरिटेंस टैक्स नहीं होना, ये तो कोई भी सुनता ही सुनते ही लोग ताजुब हो जाते हैं। और मैं भी ये नहीं कह रहा हूँ इनहेरिटेंस टैक्स कोई किसान अपना जमीन अपने बेटे के लिए छोड़ गया उसके ऊपर इनहेरिटेंस लगा, नहीं। आप एक मिनिमम लेवल करिए, उसके नीचे इनहेरिटेंस टैक्स मत करिए, एक मिनिमम लेवल करिए, मिनिमम लेवल ऑफ इनहेरिटेंस। ब्रिटेन में आपने सबने सुना होगा डेथ ड्यूटीज, जब कोई बिग एस्टेट ओनर की डेथ होती है तो बिफोर दैट प्रॉपर्टी पासेज ऑन टू चिल्ड्रन, उसका एक बड़ा हिस्सा सरकार को देना पड़ता है। तो डेथ ड्यूटीज, इनहेरिटेंस टैक्स, ये सब चीज़ें जो कि सभी कैपिटलिस्ट देशों में हैं, जापान में है, अमेरिका में है, ब्रिटेन में है, ईयू में, बड़े बड़े कैपिटलिस्ट देशों में है, हमारे यहाँ तभी नहीं है। इसी एक फिलॉसफी कैपिटलिज्म का है। हम लोग, मैं अपने आप को मार्क्सिस्ट मानता हूँ, हम लोग जब क्रिटिसाइज करते हैं कैपिटलिज्म को, एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम वगैरह, जो कैपिटलिज्म का सपोर्टर है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं नहीं, तुम लोग गलत कह रहे हो। कैपिटलिस्ट के पास कुछ क्वालिटीज हैं, उनके पास कुछ गुण हैं जिसकी वजह से उनको प्रॉफिट मिल रहा है। ये नहीं कि वो दूसरों के मजदूरी के ऊपर अपने आप को सस्टेन कर रहे हैं। उनके पास कुछ गुण है। क्या गुण है उसके ऊपर अलग अलग थियरीज है, मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन द होल आइडिया इज उनके पास कुछ गुण है। लेकिन अगर ये गुण है, अगर भी मैं मान लूँ ये गुण है इसलिए उनको प्रॉफिट मिल रहा है, मुनाफा मिल रहा है, उनकी वेल्थ बढ़ रही है, उनके बेटों को तो फिर वही गुण दिखाना पड़ेगा ना। ये कैपिटलिस्ट लोग खुद मानते हैं, इसीलिए इनहेरिटेंस टैक्स ज्यादा है। दैट ये नहीं, अगर उनके बेटे बिना गुण दिखाए प्रॉपर्टीज के मालिक हो गए, फिर तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हुआ। तो इसीलिए इवन द फिलॉसफी ऑफ कैपिटलिज्म एक्सेप्ट्स इनहेरिटेंस टैक्सेस। ओके, तो हमारे यहाँ तो वो भी नहीं है, इनहेरिटेंस टैक्स, वेल्थ टैक्स कुछ भी नहीं है। और आजकल तो अपर लेवल पे इनकम टैक्स हैज बीन ग्रोसली रिड्यूस्ड, बिकॉज ऑफ विच रियली हमारे यहाँ टैक्स जीडीपी रेशियो बहुत ही कम है। हम वेलफेयर स्टेट नहीं गढ़ सकते हैं जब तक हम टैक्स जीडीपी रेशियो नहीं बढ़ाएं। क्या भारत में इनकम टैक्स खत्म हो सकता है? दूसरा, हम जीएसटी लगभग सभी चीजों पर दे रहे हैं, तो फिर इनकम टैक्स क्यों? ये भी इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। और इसी से जुड़ा हुआ सवाल है जॉब क्रिएट करना कितना महत्वपूर्ण है जॉब मार्केट में। टैक्स के बारे में तो आप ऑलरेडी कॉन्फिडेंट हैं। देखिए, एग्जैक्टली कौन से टैक्सेस होना चाहिए उसके ऊपर आप बहस कीजिए, कौन से टैक्सेस पे रिलाई करना चाहिए उसके ऊपर आप बहस कीजिए, लेकिन दो तीन चीज़ें ज़रूरी है। पहली बात तो यह है कि वो टैक्स का बर्डन should be borne by the rich more than the ordinary people. आपने जीएसटी की बात की, कोई भी इनडायरेक्ट टैक्सेशन, इसका बर्डन हर एक के ऊपर पड़ता है, गरीबों के ऊपर ज्यादा पड़ता है। अभी किसी ने स्टडी नहीं किया जीएसटी के बारे में, लेकिन एक ही स्टडी है सेल्स टैक्स, जो आगे जो पहले था इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस के बर्डन के ऊपर एक स्टडी है कि 55% ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू, बहुत पुराना स्टडी है, 55% ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू 1973-74 में फेल ऑन पीपल whose monthly expenditure was less than 100 rupees, यानी कि poor people. Naturally, indirect taxes fall on necessities.
तो आप ज़्यादातर इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर रिलाई करेंगे तो वो गरीबों के ऊपर पड़ता है। आप अगर डायरेक्ट टैक्सेस पे रिलाई करेंगे, स्पेशली वेल्थ टैक्स वगैरह, क्योंकि हर समाज में वेल्थ इनइक्वालिटी इनकम इनइक्वालिटी से ज़्यादा होता है। एक मजदूर के पास इनकम है लेकिन वेल्थ नहीं है, तो वेल्थ इनइक्वालिटी हमेशा इनकम इनइक्वालिटी से ज़्यादा होता है। इसीलिए वेल्थ टैक्सेशन इज इवन मोर प्रोग्रेसिव देन इनकम टैक्सेशन। आप कोई सा भी टैक्स करिए। आपने पूछा इनकम टैक्स ख़त्म कर सकते हैं, हाँ ख़त्म कर सकते हैं, अगर आपको चाहिए, मर्जी है तो करिए, लेकिन उसकी जगह पर और कुछ सजेस्ट कीजिए जिससे टैक्स रेवेन्यू एज ए प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी कम ना हो बल्कि बढ़े, और जिससे गरीबों के ऊपर फ्रॉम रिच बर्डन शुड नॉट बी शिफ्टेड टू द पुअर। ओके, दैट सब्जेक्ट टू दिस आप कोई सभी टैक्सेस के बारे में सोच सकते हैं। एक ज़माने में लोग कहते थे कि इनकम टैक्स सही नहीं है, व्हाट वी शुड हैव इज एक्सपेंडिचर टैक्स, क्योंकि आप अगर ज़्यादा इफ़ यू आर स्पेंडिंग ऑन लग्जरी गुड्स, यू आर स्पेंडिंग ऑन मोटर कार्स एंड सो ऑन, तो आपको ज़्यादा टैक्स देना चाहिए। तो आप इनकम टैक्स को निकाल दीजिए, बेशक अगर आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसकी जगह पर और कुछ टैक्स सजेस्ट कीजिए, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल्स वी शुड एग्री ऑन। एक जो सवाल था ये तो मुझे लगता है ऑलरेडी जवाब दे दिए, मैं केवल पढ़ दे रहा हूँ। ये 9,000 कॉर्पोरेट प्रकार काम करता है, 9,000 के विरुद्ध आपके सुझाव के अनुसार मूल्यों पर टैक्स और ये इनहेरिटेंस टैक्स, यदि इस टैक्स को लगाया जाए तो पूंजी फिर देश के बाहर चली जाएगी, क्या हम इस स्थिति में है कि टैक्स को लगा सकते हैं? इसको मेरा वक्तव्य यह है कि इसको आप टर्न करिए। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। आप अगर टैक्स बिठाएंगे तो पूंजी यहां से दूसरी जगह चली जाएगी, विशेष करके वो वित्तीय पूंजी, फाइनेंस कैपिटल। ओके, इसीलिए रादर देन नॉट टैक्सिंग, कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ फाइनेंस। आप टैक्स कीजिए बट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ फाइनेंस, क्योंकि बगैर टैक्सेशन यू कैन नॉट बिल्ड ए वेलफेयर स्टेट, पॉवर्टी वुड कीप इंक्रीजिंग। किसानों और मजदूरों को गांव में ही श्रम उपलब्ध कराने के उपाय कारगर बनाने के प्रयास असफल क्यों? आर्थिक असमानता दूर करने के उपाय क्या हैं और वित्तीय पूंजी क्या है? थोड़ा आप एलाबोरेट करें। देखिए, मेरी राय में गांव में ही लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। मेरी राय में पंचायत इंडस्ट्री शुरू करनी चाहिए। ये क्यों कि भैया हमें अगर कोई इंडस्ट्री चाहिए तो हम अडानी को बुलाएं? क्यों? अडानी के पास क्या है जो कि हमारे पास नहीं है? आप अगर कहेंगे अडानी के पास पैसे हैं तो बैंक्स शुड बी अलाउड टू गिव लोन्स टू फॉर एंटरप्राइजेस टू पंचायत, मे बी डिस्ट्रिक्ट पंचायत। चाइना में टाउनशिप और विलेज एंटरप्राइजेस क्या हैं? टाउनशिप एंड विलेज एंटरप्राइजेस वर एक्चुअली ओन्ड बाय द लोकल बॉडीज। हमारे यहाँ लोकल बॉडीज नहीं करते। हम वी हैव टू कॉल कैपिटलिस्ट फॉर एवरीथिंग। व्हाई? दैट्स नॉट नेसेसरी। अडानी इज नॉट ए टेक्निकल एक्सपर्ट। हमारे यहाँ बहुत टेक्निकल एक्सपर्टीज है। मैं केरला में काम करता था, तो माई आइडिया वॉज केरला में बहुत सारे रिटायरमेंट एज बहुत ही कम है, 55 है, ऐसा कुछ रिटायरमेंट एज है। बहुत सारे रिटायर्ड टेक्नोक्रेट्स, रिटायर्ड इंजीनियर्स, वो सब गांव में अनएम्प्लॉयड meaning they are on pension and so on, but they have nothing to do. They in the villages use their talent. Get advice from them, get their expertise, let panchayat start enterprises, फिर and have the banks giving loans to panchayats. Banks राजी नहीं होंगे क्योंकि हमारे यहाँ पूंजीवादी सब समाज है, तो वो राजी नहीं होंगे। लेकिन तो फिर मैंने तो सोचा था स्टेट शुड स्टार्ट इट्स ओन बैंक, लेट द केरला गवर्नमेंट स्टार्ट इट्स ओन बैंक। फिर उसके बाद उस बैंक से आप पंचायत को लोन दीजिए, एंटरप्राइज शुरू कीजिए, गांव में नौकरी बढ़ेगी वगैरह वगैरह। ये जो आइडिया है इसके साथ मैं बिल्कुल सहमत हूँ। क्यों लोगों को जाना पड़ेगा शहर?
ढूंढने के लिए नौकरी आना चाहिए गांव में ही, और लोकल, गांव माने लोकल एरिया, डिस्ट्रिक्ट एंड सो ऑन, ये नहीं कि सिर्फ मेट्रोपोलिस जाना पड़े। सवाल है, नई आर्थिक नीति से आम जनता को कोई फायदा नहीं हुआ है, उल्टे महंगाई, बेरोजगारी, असमानता बढ़ी है, फिर भी सारी सरकारें न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज को लागू करती आ रही हैं, ऐसा क्यों? एक उसी से जुड़ा हुआ सवाल, पूंजीवाद के खिलाफ वर्किंग क्लास की लड़ाई किस प्रकार खड़ी की जाए जो कि निर्णायक बन सके? और एक सवाल है, उदारवादी नीति को कैसे खत्म किया जाए? और इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, कोविड के दौरान वैश्विक खपत कम होने के कारण अर्थव्यवस्था में क्या असर पड़ा? देखिए, पहले जब ये नहीं था, जब हमारे यहाँ वी डिड नॉट हैव न्यू लिबरल पॉलिसीज। ओके, इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, मैं पहले वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। दुनिया में न्यू लिबरलिज्म तो पहले नहीं था कहीं भी, हमारे यहाँ तो 1991 में हुआ, उससे पहले किसी भी देश में, इवन यूरोप वगैरह में 1970s में शुरू हुआ न्यू लिबरलिज्म। क्यों? पहले हमारे यहाँ जो सिस्टम था, जो नेहरू जी के ज़माने में, इंदिरा गांधी वगैरह के ज़माने में था, वो स्टेट का उसमें एक बड़ा रोल था। इट वॉज ए कंट्रोल्ड इकोनॉमी, कंट्रोल करना ही पड़ना, कंट्रोल करना ज़रूरी था, क्योंकि नहीं तो कैपिटल वुड हैव फ्लोन आउट वगैरह। कंट्रोल, सिमिलरली इंपोर्ट कंट्रोल वर नेसेसरी, नहीं तो फिर आपके पास यू कुड नॉट बैलेंस इंपोर्ट्स विद एक्सपोर्ट्स वगैरह। तो कंट्रोल इकोनॉमी था, स्टेट का बहुत बड़ा रोल था, पब्लिक सेक्टर का बहुत बड़ा रोल था वगैरह। फिर क्या हुआ, फिर वो यूरोप में भी था, कैपिटल कंट्रोल यूरोप में भी था। बाय द वे, लोग ये हमेशा नज़रअंदाज करते हैं कि कैपिटल कंट्रोल्स कोई नई चीज़ नहीं है। कैपिटल कंट्रोल यूरोप में भी था, कैपिटल कंट्रोल हर जगह था। सिमिलरली ट्रेड कंट्रोल्स हर जगह था, ये कोई नई चीज़ नहीं है। एंड कोई नेहरू जी का कोई ओरिजिनल आइडिया नहीं है। दिस इज समथिंग विच वाज देयर एवरीवेयर। ओके, यूरोप में सोशल डेमोक्रेसी के दौर में ये था, सोशल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लेबर पार्टी गवर्नमेंट वगैरह, ये सब था। तो द पॉइंट इज दैट फिर क्या हुआ, फिर एक पूंजीवाद में एक टेंडेंसी है जिसको मार्क्स ने कहा था सेंट्रलाइजेशन ऑफ कैपिटल। जो कैपिटल होता है, पूंजी जो होता है, वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत बड़े बड़े ब्लॉक्स में होता है। यानी कि पहले आप एक पान शॉप की बात कीजिए, बहुत छोटा सा पूंजी उसके पास है, लेकिन फिर आप स्टील प्लांट के पास ज़्यादा पूंजी है। तो समाज में ओवर टाइम अंडर कैपिटलिज्म जो पूंजी इकट्ठा होता है वो बड़े बड़े साइज का होता जाता है। इधर मार्क्स ने उसको कहा था सेंट्रलाइजेशन ऑफ कैपिटल। सेंट्रलाइजेशन ऑफ कैपिटल कैपिटलिज्म के अंदर चलता रहता है। तो इस पीरियड में जब हर जगह कंट्रोल था, वेयर स्टेट इंटरवेंशन कैपिटलिज्म उसको कहिए, स्टेट इंटरवेंशन कैपिटलिज्म के दौरान भी सेंट्रलाइजेशन ऑफ कैपिटल चलता था, जिसकी वजह से यूरोपियन बैंक्स, अमेरिकन बैंक्स, जो बड़े बड़े बैंक्स थे वो भी सेंट्रलाइजेशन से ही बड़े हुए थे। उनके पास बहुत सारा पूंजी इकट्ठा हुआ, फाइनेंस, बहुत सारा फाइनेंस इकट्ठा हुआ। जब फाइनेंस इकट्ठा हुआ, उन्होंने कहा कि अब हम इससे क्या करें। तो एक दुनिया में बहुत प्रेशर बढ़ा कि ये जो फाइनेंस, जो कंट्रोल ऑन कैपिटल फ्लोज, उसको निकाल दिया जाए। ओके, समझ लीजिए हमारे यहाँ पहले ज़माने में क्या हुआ करता था। आप लोग शायद, यू आर वेरी यंग, यू डोंट रिमेंबर, यू प्रोबब्ली वोंट इवन नो, वी हैड आवर एक्सपोर्ट्स लेस देन इंपोर्ट्स। इफ सो, तो ये जो डिफरेंस, हम कैसे फाइनेंस करते थे? एक था एड इंडिया कंसोर्शियम, पेरिस में मीट करता था,
तो उसमें हर कंट्री, वो बड़े बड़े कंट्रीज अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह, दे वर मेंबर्स ऑफ इट, वर्ल्ड बैंक, सो दे यूज्ड टू मीट, और वो कहेंगे हम इतना एड इंडिया को देने के लिए तैयार है, तो हम उसको मीट करते थे थ्रू ऑल दिस एड। फिर क्या हुआ, जैसे वो बैंक्स के पास पैसे बढ़ते गए, ये जो फॉरेन एड खत्म हो गया, तो फिर हमें बैंक से पैसा लेना पड़ा। बैंक्स ने डायरेक्टली नहीं दिया, थ्रू इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड पैसा लेना पड़ा। 1980 में हमने, इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी, जब वो ऑयल प्राइसेस बढ़ गए, वी हैड टू टेक ए लोन फ्रॉम द आईएमएफ। आईएमएफ ने ये कंडीशन रखा कि अगर आप हमसे लोन लेंगे तो आप अपना पूरा खोलिए, you open yourself to neoliberal policies. इंदिरा गांधी ने उस जमाने में कहा नहीं हम नहीं ये करेंगे, तो इसीलिए वो लोन के एक हिस्सा ली ही नहीं। In other words, she didn't even just completely take the loan. But ये IMF का प्रेशर on behalf of banks, on behalf of finance capital was being exercised all the time. When we went to IMF in 1991, क्योंकि उस ज़माने वो इराक वॉर चल रहा था, तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम हुआ था अबाउट मीटिंग आवर करंट अकाउंट डेफिसिट ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। वी वेंट टू IMF. IMF said you have to take a loan. In that case you have to open your capital account. तो ये जो प्रेशर बढ़ा, ये प्रेशर was exerted through IMF and other such institutions, लेकिन इसका कारण था कि ये वित्तीय पूंजी इकट्ठा हुआ था वो जो बैंक्स में, यूरोपियन अमेरिकन बैंक्स में, and that was because of centralization of capital occurring over a long period of time. सवाल था, नवउदारवाद के दौर में घटते रोजगार के अवसर, सामाजिक एवं सांप्रदायिक वैमनस्यता पर एक ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता की भूमिका क्या होगी? ये बिलासपुर डिवीजन से सवाल है। यही सवाल जो है जबलपुर डिवीजन से बाबा जयश्री चौक से कर। इस नवोदारवादी नीतियों के विरोध में हम वर्किंग क्लास का योगदान कैसा होगा और हमारी रणनीति कैसी होनी चाहिए? देखिए, पीपल्स व्यूज आर सेट ऑन फैशिज्म बिकॉज देयर इज द अदर डिस्कोर्स नॉट बीइंग रेज्ड। यानी कि मैंने कहा ना दैट फैशिज्म चेंजेस द डिस्कोर्स। जितना डिस्कोर्स हमारे यहाँ, समझ लीजिए, वो हिंदू मुस्लिम के ऊपर जितना डिस्कोर्स बढ़ता जाएगा, उतना डिस्कोर्स अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी के ऊपर घटता जाएगा। तो हमें अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को फोरग्राउंड करना है, हमें फोरग्राउंड करना है ग्रोइंग इनइक्वालिटी। जितना हम मटीरियल कंडीशंस ऑफ लाइफ, हम जितना मटीरियल कंडीशंस ऑफ लाइफ के ऊपर बातचीत करें, उतना ऑटोमेटिकली फैशिस्ट डिस्कोर्स घटता जाएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू, देखिए, कोई अगर कहता है कि लेट्स से कि ये मुसलमान खराब होते हैं, तो उसका तो पहला जवाब तो है कि हाँ, मुसलमान आप जो कह रहे हैं गलत है, वो अच्छे होते हैं। लेकिन उस लेवल पर हम नहीं रह सकते। उसके साथ हमें कहना है हर मुसलमान अच्छे होते हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, पॉवर्टी के बारे में? हमें डिस्कोर्स बदलना है। हम उसी डिस्कोर्स में स्टक नहीं हो सकते हैं। उस डिस्कोर्स में भी बात करेंगे, वहां हम चुप नहीं रहेंगे, लेकिन हमें वो डिस्कोर्स बदलना है। जितना हम वो डिस्कोर्स बदलेंगे, उतना हम फैशिज्म के खिलाफ, उसके हेजेमनी के खिलाफ, उतना हम सक्सेसफुल होंगे। तो ये डिस्कोर्स बदलना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ मुझे अच्छा लगता है कि आजकल ज़्यादा बातचीत हो रही है देश में अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह, सो द डिस्कोर्स इज शिफ्टिंग। तो दिस शिफ्ट इन डिस्कोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। फैशिज्म की विक्ट्री होती है व्हेन द डिस्कोर्स इज शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑल दीज इश्यूज ऑफ द अदर। तो उसको हम छोड़ के, द मोर वी
talk about the discourse of material conditions of life, the better it is. Okay. फिर आपने कहा कि वो कैसे हम नए उदारवाद से निकलेंगे. देखिए हम क्यों नए उदारवाद से निकलना चाहते हैं. हम इसलिए नए उदारवाद से निकलना चाहते हैं कि हम ये जो डिस्कोर्स बदलने के बाद हम अगर लोगों के लिए नौकरी शुरू करें, अगर हम कोशिश करें कि पॉवर्टी दूर हो जाए, अगर हम कोशिश करें कि हर एक को एक मिनिमम इनकम मिले, अगर हम कोशिश करें कि हर एक को, मैंने जो कहा, फंडामेंटल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स मिले, नया उदारवाद हमारे खिलाफ विल बी एन ऑब्स्टिकल. तो हम नए उदारवाद से इसीलिए निकलना चाहते हैं कि इट विल बी एन ऑब्स्टिकल फॉर एनी मटीरियल एडवांस फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री. ओके. अब इसीलिए हमें एक एजेंडा बनाना पड़ेगा जिसमें लोगों के मटीरियल एडवांस के लिए हम तैयार रहें. हम एक एजेंडा बनाएं जिससे लोगों की मटीरियल एडवांस हो सके. इंस्टीट्यूट दिस 5 फंडामेंटल इकोनॉमिक राइट्स. खैर, दैट मे बी टू मच. आप कोई सा भी करिए. आप कई लोग कहते हैं कि बेसिक मिनिमम इनकम हर एक को होना चाहिए. ठीक है भाई, मैं मानता नहीं हूँ उससे कुछ होगा, लेकिन समझ लीजिए, ठीक है, लेट अस हैव अ बेसिक मिनिमम. जो भी है, एक एजेंडा तैयार करें फॉर मटीरियल इंप्रूवमेंट ऑफ पीपल्स लाइव्स. अगर हम वो एजेंडा तैयार करेंगे, इन दैट केस नियो लिबरलिज्म जो हमारे सामने एक ऑब्स्टिकल के रूप में खड़ा होगा, वो हमें इमीडिएटली हम वो महसूस करेंगे कि ये सचमुच एक ऑब्स्टिकल है, एंड देन वी टेक मेजर्स टू टैकल दैट ऑब्स्टिकल. दैट इज हाउ वी कम आउट ऑफ नियोलिबरलिज्म. आई डोंट थिंक वी कम आउट ऑफ नियोलिबरलिज्म सिंपली बाय सेइंग ये खराब चीज है, चलो लेट अस कम आउट ऑफ इट. वी कम आउट ऑफ नियोलिबरलिज्म कि हम उसके साथ साथ वी हैव टू प्रेजेंट टू पीपल अ डिफरेंट विजन. एक विजन तैयार करना पड़ेगा, एक एजेंडा तैयार करना पड़ेगा. ये दिस इज नॉट जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ वी गेट रिड ऑफ नियोलिबरलिज्म. वी गेट रिड ऑफ नियोलिबरलिज्म विथ अ पर्पस, with an agenda, with an objective, with the idea of building a welfare state which I believe can make progress towards socialism. तो ये ज़रूरी है. ये एजेंडा तैयार करना, इसको लोगों के सामने रखना, इसके पीछे लोगों को मोबिलाइज करना, और ये एजेंडा हम कैसे इम्प्लीमेंट करें उसके ऊपर सोचना. इसी तरह से हम नियोलिबरलिज्म से निकलेंगे, और इसी तरह से हम फैशिज्म से भी निकलेंगे. पूरी दुनिया में फासिस्ट सरकारें बढ़ रही हैं, इनके पास स्टेट की सारी मशीनरी होती है. इस दशा में एक आदमी या एक ट्रेड यूनियन वर्कर उसे कैसे लड़ सकता है? देखिए, ये फैशिज्म बढ़ रहे हैं, इसका कारण तो मैंने कहा वही जो क्राइसिस चल रहा है, संकट चल रहा है. ये क्राइसिस अगर आप देखें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जितने डिकेड्स हुए हैं, 10 साल के, decade before the COVID, before the COVID was the decade of the lowest growth in capitalism. यानी कि कैपिटलिज्म अभी एक स्टैग्नेशन में फंसा हुआ है. उस दिन मैंने देखा कि वो अमेरिकन सेक्रेटरी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सलिवन, वो खुद कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ बड़ा क्राइसिस है, वी हैव टू गेट रिड ऑफ नियोलिबरलिज्म. ही वाज क्रिटिकल ऑफ नियोलिबरलिज्म. सो द पॉइंट इज दैट एक क्राइसिस जो चल रहा है, नियोलिबरलिज्म के अंदर इस क्राइसिस का सॉल्यूशन सिर्फ मुझे नहीं बल्कि इवन कंजर्वेटिव इकोनॉमिस्ट को नजर नहीं आ रहा है, कंजर्वेटिव थिंकर्स को नजर नहीं आ रहा है. तो इसीलिए द पॉइंट इज दैट इसीलिए फैशिज्म बढ़ रहा है. अगर आप सिस्टम से निकल नहीं सकते, विद इन द सिस्टम
आप कैसे लोगों को सप्रेस करेंगे? फैशिज्म से सप्रेस करेंगे, फैशिज्म से उनकी नज़रिया को अलग करेंगे, अवे फ्रॉम मटीरियल कंडीशंस ऑफ लाइफ टुवर्ड्स द अदर। कोई एथनिक ग्रुप खराब है, कोई मुसलमान खराब है, वगैरह वगैरह, डिवाइड द पीपल। तो ये जो पूरा जो एजेंडा चल रहा है, ये पार्ट ऑफ द क्राइसिस ऑफ कैपिटलिज्म। इसके खिलाफ कोई इंडिविजुअल ट्रेड यूनियन वर्कर इज नॉट जस्ट अपोजिंग। सारी दुनिया में देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स, थाउजेंड्स, मिलियंस ऑफ पीपल जो इसको अपोज भी कर रहे हैं। आप देखिए सारी दुनिया में देयर इज अ बिग स्ट्रगल गोइंग ऑन। ये नहीं कि आप इंडिविजुअल हैं, सारी दुनिया में देयर इज अ बिग स्ट्रगल गोइंग ऑन। इस स्ट्रगल में शामिल करना है अपने आप को। दैट इज व्हाट आई वुड सजेस्ट। ओके, देखिए अभी शिफ्टिंग ऑफ एक्टिविटीज जो जिसको कहते हैं रीलोकेशन, अभी तो कुछ ज़्यादा नहीं चल रहा है क्योंकि इतना क्राइसिस है न्यूलिबरलिज्म में, कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो रहा है। तो इन्वेस्टमेंट अमेरिका में हो या चाइना में हो या वियतनाम में हो इज़ एन इशू विच इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए इस वक्त इवन इन इंडिया हमारे यहाँ एक पॉलिसी ऐसा लागू करना जिससे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट ड्रॉ करें देश में बाई रिड्यूसिंग टैक्सेस ऑन द कैपिटलिस्ट, गलत है क्योंकि कुछ आने वाला नहीं है। अभी इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो रहा है तो क्या है, व्हाट इज द पॉइंट इन ट्राइंग टू रिड्यूस टैक्सेस? सो द पॉइंट इज द रीलोकेशन फेज ऑफ न्यूलिबरलिज्म इज समथिंग विच इज रियली not relevant now, क्योंकि अभी it's in a crisis, very little investment is taking place anyway. But at the same time, एक चीज़ जो हो रहा है which is very important, हमें याद रखना चाहिए, वो है कि all over Europe, huge working class struggles are taking place. Huge working class struggles. मैंने जो सर्कुलेट किया है उसमें शायद जिक्र है, लेकिन इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, हर जगह ह्यूज वर्किंग क्लास स्ट्रगल्स आर टेकिंग प्लेस। इन्फ्लेशन चल रहा है, जब इन्फ्लेशन चल रहा है, मनी वेजेस उसके साथ नहीं बढ़ रहे हैं, तो वर्कर्स को अभी रियल वेज में बड़ा लॉस सहना पड़ रहा है। इसके खिलाफ बहुत huge working class struggles are going on all over Europe, at least in America also, लेकिन कम। यूरोप में बहुत ज़्यादा वर्किंग क्लास स्ट्रगल्स चल रहे हैं यूरोप में, बिकॉज यूक्रेन वॉर का भी जो इफेक्ट है वो यूरोप में ज़्यादा है। क्योंकि आप तो जानते हैं यूक्रेन वॉर का एक मेजर इफेक्ट ये है कि रशियन गैस जो कि यूरोप में आता था, जर्मनी में आता था, बिकॉज ऑफ दैट नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन इज नॉट कमिंग एनी मोर। नॉर्ड स्ट्रीम को तो अमेरिकन्स ने ब्लो अप कर दिया, तो इसीलिए जैसे कि कभी भी न आ सके इवन इन द फ्यूचर, तो इसीलिए अब जर्मनी फॉर इंस्टेंस अमेरिका से फ्रैकिंग गैस इंपोर्ट कर रहा है एट मच हायर प्राइसेस, and therefore these higher prices are also affecting the workers. So because of Ukraine war, inflation in Europe is very serious, and inflation is there everywhere. सारी दुनिया, हमारे यहाँ भी बहुत inflation है, लेकिन inflation in Europe is particularly serious, and there are huge working class struggles going on. तो these working class struggles, इनको अगर सही तरह से सही दिशा में जाए तो दिस कैन बी अ मेजर फैक्टर फॉर चेंज। नो, देखिए इसके दो साइड हैं। एक तो है पर्टिकुलर स्कीम्स। ये जो पर्टिकुलर स्कीम्स कैसे चल रहे हैं, दैट आई वुड नॉट बी एबल टू से। इट मे बी कि आप गरीबों के नाम पर पैसे ले रहे हैं लेकिन पैसे आप पॉकेट कर रहे हैं, गरीबों के पास पहुंच ही नहीं रहा है, ये हो सकता है। लेकिन एक अगर आप फिलोसॉफिकल लेवल पर रेज कर रहे हैं तो ये जो मैंने पहले कहा, इट इज द राइट ऑफ द पीपल। देखिए हमें शर्मिंदा होना चाहिए दैट
75 years or so of after independence, हमारे यहाँ इतनी गरीबी है, इतनी बेकारी है, हमें शर्मिंदा होना चाहिए इसके बारे में। हमने अंग्रेजों को जो हटाया था इसलिए नहीं कि for 75 years same poverty would continue, नहीं, this is a right of the people। तो उनके लिए योजना, सिर्फ योजना बनाना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट मिलना, उनके लिए बेसिक नेसेसिटीज मिलना, उनके लिए बेसिक एजुकेशन मिलना, उनके लिए बेसिक हेल्थ केयर मिलना, ये तो उनका राइट है। इसके सामने अगर कोई रिसोर्स कंस्ट्रेंट है तो मैं कहूँगा वो रिसोर्स कंस्ट्रेंट ओवरकम करिए, टैक्स बिठाइए ऑन द रिच पीपल एंड डिस्ट्रीब्यूट इट, एंड दिस शुड बी डन एज सून एज पॉसिबल। How can we improve our plans so that they can compete with the global finance capital, that is global insurance companies? Satna. देखिए, I would not suggest that we improve our banks or insurance business to compete with global finance. On the contrary, I would say they should not compete. देखिए, हमने क्यों इंश्योरेंस को नेशनलाइज किया था, हमने क्यों बैंक्स को नेशनलाइज किया था? जब हमने बैंक्स या इंश्योरेंस को नेशनलाइज किया था, उसका कारण था दैट दे वर सपोज टू प्ले अ सोशल रोल, ओके, जो कि प्राइवेट बैंक्स नहीं करते। अब दुनिया भर में प्राइवेट बैंक्स हैं, अगर हम उनके साथ compete करेंगे, अगर हम कहेंगे कौन ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, तो हमें वही करना पड़ेगा जो वो करते हैं। जो वो करते हैं वो उसका कोई सोशल रोल नहीं है, दैट इज नॉट सोशल बैंकिंग, डेवलपमेंट बैंकिंग, प्रो पुअर बैंकिंग, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें फिर वही करना पड़ेगा, और इसीलिए देन द होल आइडिया बिहाइंड नेशनलाइजिंग दीज इज एन आइडिया जिसको हमें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो मैं कहूँगा कि ये कंपटीशन के लिए हम उन जैसे हो जाए, नहीं, हम जैसे हमारे लोगों ने सोचा था वैसे ही रहे, कंपटीशन को बंद करे बाय एज आई सेड प्रिवेंटिंग फ्री फ्लो ऑफ बिजनेस और फ्री फ्लो ऑफ फाइनेंस इनटू आवर कंट्री, ओके। I don't believe that the Indian banks should compete with foreign banks. मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। जब 2008 में हाउसिंग बबल कोलैप्स्ड, अमेरिका में आपने देखा होगा, there was a housing bubble. When the housing bubble collapsed, within America बहुत सारे financial institutions had toxic assets. They had toxic assets that really did not have much value because of the fact that with the toxic assets they were exposed to the housing bubble. All over Europe में भी वही हाल था। बहुत सारे कंपनीज थे, डायरेक्टली हो या ना हो, अगर आप एक बैंक हैं और आप कोई कंपनी है, आपके टॉक्सिक एसेट है और मैंने आपको लोन दिया, तो मेरा लोन आपके लिए भी तो इट बिकम रिस्की। तो टॉक्सिक एसेट से जुड़ा हुआ बहुत सारे कंपनीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, जिसके लिए उस वक्त ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने $13 ट्रिलियन सरकारी गारंटी दी कि फाइनेंशियल सिस्टम उनका कोलैप्स न करे। इसी वजह से, क्योंकि अप टू $13 ट्रिलियन ओबामा ने कहा हम सरकारी बजट से देंगे टू सस्टेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सो दैट दे सर्वाइव। इंडिया में public sector banks were completely free of any toxic assets. The only bank which had some kind of toxic assets was the ICICI bank, probably some indirect exposure, लेकिन वो भी कोई ज़्यादा नहीं था। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमारे बैंक्स, उनके फॉरेन एसेट्स ही कम थे, और फॉरेन एसेट्स के अंदर टॉक्सिक एसेट्स और भी कम थे, because we were not competing with foreign banks.
जैसे ही आप कहेंगे compete with foreign banks, I mean हमने तो बैंक्स को कहा था, अभी भी हमारे यहाँ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स हैं। आप प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स एक तरफ रखेंगे तो आप कैसे कहेंगे आप compete करिए विथ फॉरेन बैंक्स? इसका तो अलग प्रायोरिटी है, इसका एक अलग सोशल दृष्टिकोण है जिसकी वजह से हम प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स रखे हैं। खैर वो तो दे आर गेटिंग वायलेटेड, लेकिन तब भी कम से कम दैट एक्सप्लेन्स द लॉजिक। तो हमारे यहाँ कोई असर नहीं पड़ा, कोई असर नहीं पड़ा, हम बच गए। कैसे बच गए? क्योंकि हमारे यहाँ बैंक्स वर नॉट बिहेविंग लाइक फॉरेन बैंक्स, like metropolitan banks, and that's because उनके लिए there were different norms which had been set by the government. उन norms को हम नहीं छोड़े, ये मेरी राय है। ग्लोबलाइजेशन के कारण बाहर से हमारे यहाँ बहुत अधिक फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट आ रही है, एम्प्लॉयमेंट इसके बाद भी नहीं बढ़ रहा है, ऐसा आपने बताया, इसके क्या कारण है? पहली बात तो यह है कि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहे हैं, ये दिस इज अ रॉन्ग आइडिया। हमारे यहाँ बहुत सारे फाइनेंशियल, एक डिस्टिंक्शन है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जैसे मैंने कहा, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ प्रोपोर्शनेटली कम आ रहे हैं। चाइना में ज़्यादा डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट जाता था, अब वियतनाम में ज़्यादा डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट जाता है वगैरह। हमारे यहाँ डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपैरेटिवली कम है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं आ रहा है, कंपैरेटिवली कम है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ बहुत आ रहे हैं, विच इज़ फाइनेंस कैपिटल, दैट इज़ नॉट फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्री। वो वही है जो मैंने कहा, एक टेलीफोन कॉल पर सडनली सैकड़ों करोड़ बाहर, यहाँ से बाहर चले जाएंगे। तो हमारे यहाँ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ज़्यादा हैं, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम है। जो आपने पूछा कि इसका क्यों एम्प्लॉयमेंट के ऊपर असर नहीं पड़ रहा है, वो मैंने कहा था कि एम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ाना है तो इस टाइप के लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स, आई एम नॉट सेइंग दे आर नॉट नेसेसरी, दे आर नेसेसरी, किंतु लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स को बढ़ाने से हम अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपने ठीक है कुछ एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, लेकिन पहली बात तो ये है कि लार्ज स्केल फैक्ट्री बिठाने के लिए आपको ज़मीन चाहिए। ज़मीन अभी किसानों के कब्जे में है। अगर आप ज़मीन किसानों से लेना चाहते हैं तो आप जितना जॉब डिस्ट्रॉय करेंगे एग्रीकल्चर में, किसान और एग्रीकल्चरल लेबरर्स मिलाकर, उतना जॉब तो आप शायद क्रिएट भी नहीं कर पाएंगे इन द इंडस्ट्रियल यूनिट, क्योंकि दीज आर यूनिट जहाँ per person employed investment is huge, so the capital required per person employed is very large, so the number of people employed are really quite small. Besides इनको आप, I mean they are not employment intensive. Besides, over time they also introduce newer processes, newer products which also imply कि आपके लेबर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ इज वेरी हाई, विच मीन्स they are not employment intensive, और ओवर टाइम दे बिकम लेस एंड लेस सो। तो इसीलिए आप अगर अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना चाहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए ये तरीका नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बड़े एंटरप्राइजेस न करें, लेकिन उसके ऊपर आप भरोसा न रखें फॉर रिमूविंग अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए स्मॉल इंडस्ट्रीज, लोकल इंडस्ट्रीज, होम मार्केट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज, ये बहुत ज़रूरी है, और वही डिस्ट्रॉयड हो रहे हैं अभी हमारे यहाँ देश में। The small scale units, the petty production sector, it is being completely destroyed. पहले डिमोनेटाइजेशन से उनके ऊपर काफ़ी असर पड़ा, अब जीएसटी का भी उनके ऊपर काफ़ी असर पड़ा, क्योंकि अगर पहले देखिए बहुत सारे यूनिट्स ऐसे हैं जो कि जीएसटी, जो कि कोई टैक्स नहीं देते थे। बनारस में वो जो बनारसी साड़ी बनती है,
बनारसी साड़ी वीवर्स वो पहले कोई टैक्स नहीं देते थे, लेकिन अब जो जीएसटी है, जीएसटी उनको देना पड़ रहा है। तो सिर्फ जीएसटी देने की बात नहीं है, वो भी तो है, लेकिन पहले पेंशन की बात करते हैं। क्योंकि देखिए जो न्यू पेंशन स्कीम आई बिलीव शुड बी स्क्रैप्ड, क्योंकि एक प्रॉमिस था सरकार का कि आपने काम किया, सारी जिंदगी आपने दी, व्हेन यू आर रिटायरिंग आपको हम पेंशन देंगे प्रोपोर्शन ऑफ सैलरी। ओके, दिस इज एग्रीड थिंग, दिस वाज व्हाट सभी इसी भरोसे में रहते थे, सरकार को भी। अब क्या हो रहा है, अब द पेंशन अमाउंट इज नाउ द पॉइंट इज वेदर पेंशन अमाउंट को सरकार ने कहाँ यूज किया, कहाँ इन्वेस्ट किया, उसके ऊपर कितना रेट ऑफ रिटर्न मिला, इररिलेवेंट, उसका इररिलेवेंट। आपको पेंशन मिलना जरूरी है और वो देना चाहिए। ऐसा है कि अभी जो हम नए पेंशन स्कीम में जा रहे हैं, देयर इज नो सच थिंग। आप ये नहीं कि आपको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पेंशन प्रोपोर्शन ऑफ लास्ट सैलरी मिलेगा, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। मेरे यूनिवर्सिटी में बहुत सारे प्रोफेसर्स रो रहे हैं कि उनको कुछ महीने में पेंशन मिलता है, कुछ महीनों में नहीं मिलता है, फिर वो वीसी के पास जाते हैं वगैरह वगैरह। तो ये बिल्कुल इससे रॉन्ग आइडिया। देखिए एक देयर इज एन ऑनर, सरकार को इज ड्यूटी बाउंड to provide pension to the people based on a certain promise which was there. अब ये नया पेंशन स्कीम शुरू करना लोगों में टू डिफरेंशिएट आप नए या पुराने में है वगैरह, ये आई बिलीव इज वायलेशन ऑफ दैट ड्यूटी। अब जब हम ये कहते हैं, लोग कहते हैं कि सरकार के पास पैसे क्यों नहीं है। देखिए, सरकार को अपना ड्यूटी पूरी करने के लिए पैसे मोबिलाइज करना पड़ेगा। ये नहीं कि हम अगर सरकार के पास पैसे नहीं है तो इट अबैंडन इज ड्यूटी। ड्यूटी पूरा करना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए पैसे निकालना बहुत ज़रूरी है, लेकिन यू कैन नॉट हैव द अदर वे अराउंड। यू कैन नॉट हैव द गवर्नमेंट्स ड्यूटी बीइंग डिफाइंड बाय द अमाउंट ऑफ मनी इट हैज़। ये जो सोच है ये बिल्कुल गलत है। ये सेम थिंग अबाउट गिविंग सब्सिडीज टू द पुअर। पैसे कहाँ है? देखिए, अगर गरीबों के साथ हमारी एक ड्यूटी है, हमारा एक प्रॉमिस है, दैट प्रॉमिस वी हैव टू फुलफिल। उसके लिए हमें पैसे निकालना पड़ेगा। ओके, कॉन्ट्रैक्ट लेबर इज एन absurdity। मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट लेबर, देखिए, दीज आर ऑल वेज ऑफ डिफीटिंग द वर्किंग क्लास। ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर वर्कर्स के ऊपर एक अटैक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लेबर मीन्स कैजुअल। अब ठीक है, आज आपको नौकरी मिली, कल नहीं मिली। यूनियनाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट लेबर इज वेरी डिफिकल्ट। If you can't unionize, तो they can't demand higher money wages. Inflation बढ़ रहा है, they demand higher, they should demand higher money wages. उनको real wages कम से कम minimum एक maintain करना चाहिए। लेकिन ये contracting is an attack on trade unions. It's to ensure that trade unionization of contract labor नहीं हो। So the point, मैं तो contract labor का बिल्कुल खिलाफ हूँ। अग्निवीर योजना अग्निवीर और ये विश्वकर्मा योजना। देखिए, ये इंडिविजुअल योजना मैंने तो ब्रॉडली कह दिया। अब I don't want to go into individual plans of the government. Any other questions?